नमस्ते एंड वेलकम बच्चों टू लेक्चर नंबर 2 ऑन म्यूचुअल फंड्स। पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड्स हमने लिया और यहाँ पर म्यूचुअल फंड से संबंधित काफी सारी चीजें हमने पढ़ी, जैसे कि म्यूचुअल फंड का बेसिक मीनिंग क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्टेंस में कैसे आए थे, म्यूचुअल फंड का इंडिया में इतिहास क्या रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो कि अपन ने पढ़ ली थी, राइट। म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस को भी अपन ने डिस्कस करा, किस तरह से स्मॉल अमाउंट की सेविंग्स पर इन्वेस्टमेंट्स बनाना, एक बड़ा पूल तैयार करना और फिर उसके बाद उस पूल का इन्वेस्टमेंट करना बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी दैट विल जनरेट रिटर्न्स वाज ऑल दैट वी हैड डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर लेक्चर। और अब आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो चीज आपके सामने स्क्रीन पर है, वो कंसेप्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। और आज हम बात करेंगे बच्चों in terms of the risks that are involved in mutual funds। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, और इन्हीं डिसएडवांटेजेस के डिस्कशन पर आज का आपका पूरा सेशन बेस्ड है, जहां पर आप ये समझोगे कि म्यूचुअल फंड्स से संबंधित रिस्क क्या हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, स्मॉल अमाउंट की सेविंग्स है, स्मॉल अमाउंट के इन्वेस्टमेंट्स हैं दैट जनरेट्स इनटू अ ह्यूज बिग पूल ऑफ फंड्स। उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन और ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस तो आए थे जो अपन ने पढ़े थे, बट वी हैव ऑलवेज हर्ड दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ऐसा पहले आता था ना, जब म्यूचुअल फंड्स का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आता था। हालांकि सेबी के एडवर्टाइजमेंट कोड में अब थोड़ा बदलाव आ चुका है, और जो बदलाव आया है उस बदलाव के चलते अब म्यूचुअल फंड्स के जब एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, जब आप इनसे संबंधित रिस्क के बारे में सुनते हैं, तो वो कुछ इसी तरह से होते हैं ना। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. अब ये जब हम इसी तरह के बात करते हैं, जब हम इस तरह से सुनते हैं that mutual fund investments are subject to market risks, kindly read scheme related documents, तो ये रिस्क क्या होते हैं बच्चों? आज के सेशन में हम बस इसी पर चर्चा करने वाले हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप यहाँ पर भैया को देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना इस डायग्राम का मतलब क्या है। दो एंड है, पहाड़ी के दो कोने हैं, एक तरफ रिस्क है, एक तरफ रिटर्न है, और इस रिस्क और रिटर्न के बीच में एक सीढ़ी डाले वो इन्वेस्टर खड़ा है जिसने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में इसने करा है, ये जो इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टर ने करा है, ये कभी उसे रिस्क देता है और कभी उसे रिटर्न देता है। तो अब ये जो रिस्क है बच्चों, ये रिस्क कैसा है, या ये इस रिस्क के क्या क्या प्रकार है, अब आओ अपन चलते हैं आगे और इससे संबंधित कुछ रिस्क पर अपन डिस्कशन करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंड कि रिस्क क्या क्या है और ये रिस्क किस तरह से हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर इंपैक्ट डालते हैं। बहुत सारे रिस्क है जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। पहले कुछ 5-7 पॉइंट में मैंने आपको कुछ चीजें स्पेसिफाई करी हैं, समझाई हैं, और इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया मैंने आपको एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। जरूरत से ज्यादा यदि डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है पोर्टफोलियो को, तो वो भी ना आपके इन्वेस्टमेंट को तोड़ देता है, वो भी ना आपके पैसे को और उसकी ताकत को तोड़ देता है। Because there is excess of investment that is being done, there is excess of diversification that is done. छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग जगह पर पैसे को निवेश करके रखना अच्छी बात होती है, बट यदि हम जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं ना, तो उस पैसे की कीमत खत्म हो जाती है। Many a times mutual funds suffer from this kind of a risk when they focus on the securities of the key segments, बहुत सारी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में। फिर दूसरा रिस्क आ जाता है टू मच ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द ब्लू चिप सिक्योरिटीज। ब्लू चिप सिक्योरिटीज बच्चों पर्टेन्स टू द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज दैट आर टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, आईटी कंपनीज। अब हर कोई जानता है कि इनमें हमेशा अपडेशंस आते रहते हैं, डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, जिस कारण से इनके शेयर प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। बट सिर्फ बढ़ते नहीं, घटते भी। कभी कभी इनके प्रोडक्ट्स को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता जो कि ये एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके चलते शेयर प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। बट इफ देयर इज टू मच ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन ओनली द ब्लू चिप सिक्योरिटी, कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी
ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है सिर्फ अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स यानी ब्लू चिप सिक्योरिटीज पर ही, तो कभी कभी एवरेज परफॉर्मिंग स्टॉक्स आगे बढ़ जाते हैं और ये ब्लू चिप सिक्योरिटीज जो है ना वो एवरेज से ज्यादा रिटर्न ही नहीं दे पाती। भाई हर बार सचिन तेंदुलकर थोड़ी ना शतक लगा लिया करते थे, या हर बार विराट कोहली थोड़ी ना शतक लगा लेता है, कभी कभी वो भी डक पे आउट हो जाता है, कभी कभी वो भी 1 या 2 या 3 रन बना करके पेविलियन लौट जाता है। बट वी नो दैट विराट कोहली इज वन ऑफ दैट प्लेयर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं हमें मैच जिताने के लिए, मैच चेंजर हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज, राइट? So these blue chip securities or IT driven securities definitely have a very important place in determining the market trend, but not always. कभी कभी इन पर जरूरत से ज्यादा करा गया कंसंट्रेशन एक एवरेज या नॉर्मल परफॉर्मिंग स्टॉक के कंपैरिजन पर इन पर ज्यादा दिया गया कंसंट्रेशन इनके परफॉर्मेंस को बिगाड़ देता है और वो जो एवरेज स्टॉक है वो ज्यादा रिटर्न दे देता है, बट इन्वेस्टर तक वो पहुंचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा ध्यान और ज्यादा पैसा ब्लू चिप सिक्योरिटी पे लगा रही थी, तो दिस एक्ट्स एज अ डिसएडवांटेज। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट में मैं आपको बता रही हूं नेसेसिटी टू इफेक्ट हाई टर्नओवर। ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, हम बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं, यहां से भी रिटर्न मिल जाए, यहां से भी मिल जाए, यहां से भी मिल जाए, यहां से भी मिल जाए, सब जगह से मिल जाए, ऐसा सोच लेते हैं। तो अब जब ऐसा सोच लेते हैं तो इसमें फिर क्या गड़बड़ हो जाती है बच्चों कि इसमें ना 4, 6, 8 अलग अलग जगह पर ब्रोकरेज या कमीशन देना पड़ जाता है, तो रिटर्न यूं ही कम हो जाता है। जितने हिस्से बढ़ जाएंगे उतना रिटर्न कम हो जाएगा ना। घर में 2 बच्चे हैं और पापा 1 चॉकलेट लाते हैं तो उसके 2 टुकड़े होते हैं, पर घर में 4 बच्चे हैं तो 1 चॉकलेट के 4 टुकड़े होते हैं, यानी आपका हिस्सा कम हो जाता है। Excessive of diversification results into more of brokerage and commission, which results lesser return or turnover. हम सोचते हैं टर्नओवर ज्यादा मिलेगा, ज्यादा डाइवर्सिफाई करो, कभी कभी ज्यादा डाइवर्सिफाई करने में रिटर्न घट जाता है, टर्नओवर घट जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स पुअर प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ मिनिमम रिटर्न्स एक बड़ा अलग डिसएडवांटेज बन जाता है। पुअर प्लानिंग, कभी कभी प्लानिंग इफेक्टिव नहीं हो पाती, बट देन दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ बिजनेस। हर बार हमारे सारे प्लान सही साबित हो, हमारी सारी प्लानिंग सही साबित हो, हर एक चीज जगह पर लगे, सारे निशाने सटीक हो, ऐसा थोड़ी होता है, हर बार नहीं हो सकता ना। अच्छे से अच्छा योद्धा भी कई बार निशाना नहीं लगा पाता। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ये फंड मैनेजर्स कई बार उस स्तर पे प्लानिंग कर ही नहीं पाते, प्लानिंग डिफेक्टिव हो जाती है, जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन मिल ही नहीं पाती है, रियलिटी कुछ और हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही मीम्स जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की, कि आप घर पर आराम से सुबह में क्या यार, दोपहर में 2 बजे तक सो रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन है आप उठेंगे और मम्मी आएंगी और आपके सर पे प्यार से हाथ फेरेंगी, उठ गया मेरा राजा बेटा, ये एक्सपेक्टेशन में दिखता है, और रियलिटी में सीधे 4 गालियां चिपकाती है मम्मी, राइट? सो एक्सपेक्टेशंस हर बार पूरी नहीं हो पाती, प्लानिंग जैसी हमने करी है हर बार वैसी नहीं बैठ पाती है, मेनी अ टाइम्स द इनइफेक्टिव प्लानिंग रिजल्ट्स इनटू लेस रिटर्न्स। तो ये भी एक रिस्क है, और अच्छा है तो बुरा भी है ना, हम बोलते हैं ना, तो भाई रिटर्न है तो रिस्क का भी चांस होता ही है। वो भैया को देखो ना, हमारे ये भैया कहाँ अटके हुए थे, एकदम बीच में है। अब बीच में है, ये बीच में ये यहां पर है, अगर ये इधर वजन बढ़ाने जाएंगे तो इधर से टपक भी सकते हैं, अगर रिटर्न की तरफ आगे बढ़ने जाएंगे और अगर अपना वजन बढ़ाने जाएंगे और अगर ये वजन इधर की तरफ बढ़ता है तो ये सीढ़ी इधर से गिर जाएगी, टपक भी सकते हैं नीचे। अब वो तो इनको बैलेंस जमाना है कि कैसे ये इधर लैंड कर भी जाए इस जगह पर और उसके बाद सीढ़ी गिरे तो ये बच भी जाए, नीचे ना गिरे। दैट इज द प्लानिंग, बट ऑलवेज द प्लानिंग डजंट फिट्स, जैसा हम सोचते हैं हर बार वैसा नहीं हो पाता, और ये म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ एक ड्रॉबैक या रिस्क होता है। सेम वही चीज, अनरिहर्स फोरकास्ट ऑन इनकम, प्रॉफिट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब फोरकास्ट तो अनरिहर्स ही होंगे ना यार, अनरिहर्स यानी जिनकी हम रिहर्सल नहीं कर सकते। स्कूल में डांस परफॉर्मेंस होते थे, स्पोर्ट्स कंपटीशन होते थे, तो आप पहले से उनकी तैयारी करते थे, इनफैक्ट ऑन स्टेज रिहर्सल्स भी हो जाती थी और उसके बाद फाइनल परफॉर्मेंस होता था। बट यहां तो इस चीज से संभव ही नहीं है।
बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द फ्यूचर. हम तो सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि आज बाजार ऐसा है तो कल ऐसा होगा और इसीलिए ये पैसा यहां लगाया जाए. वी कैन नॉट रिहर्सल थोड़ी कर सकते हैं कि ऐसे में ये होगा और फिर एक्चुअली ऐसा होगा. रिहर्सल्स पॉसिबल ही नहीं. तो अनरिहर्स्ड फोरकास्ट के कारण रिस्क और बढ़ जाता है. बिना स्टेज परफॉर्मेंस, बिना स्टेज के प्रैक्टिस के या रिहर्सल के अगर आप स्टेज पे जाते हैं तो फिर कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ना. सेंटर ऑफ स्टेज कहां पर है, कैसे समझे, कैसे आइडेंटिफाई करें, कहीं एक कोने में ही घुस के तो नहीं कर रहे हम परफॉर्मेंस. वो सब चीजें हमारी डिस्टर्ब हो जाती क्योंकि हमने रिहर्सल नहीं करा. यहां तो रिहर्सल्स पॉसिबल ही नहीं है. गवर्नमेंट पॉलिसीज कब बदल जाए हमें क्या पता, कैसे रिहर्स कर लेंगे. That's not possible. So that's a big risk that we have to face the situations as and when they come in front of us. Right? Then the fund managers are usually unaccountable for poor results. This is one of the biggest risks. फंड मैनेजर ऑफ एएमसी की तो सैलरी बंधी हुई है भाई, और उसकी जितनी सैलरी है उसको उतनी मिल जाएगी. दैट्स इट. अब प्लानिंग सटीक नहीं बैठी और उतना रिटर्न नहीं मिला तो इसका नुकसान इन्वेस्टर का है. फंड मैनेजर क्या करेगा भाई, मैंने तो प्लानिंग करी थी बट फ्यूचर इज अनसर्टेन. वी नो दैट. मैं जानती हूं, आप जानते हो, हम सब जानते हैं भविष्य में कोई भी चीज किस रूप में आएगी ये हम नहीं जानते. तो अगर लॉसेस होते भी हैं तो फंड मैनेजर की कोई डायरेक्ट पर्सनल लाइबिलिटी होती ही नहीं है उसमें. और जहां डायरेक्ट पर्सनल लाइबिलिटीज नहीं होती हैं वहां ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड बदल जाता है काम करने का. Many a times fund managers, since they know that they are not accountable for the poor results, may not act with that expertise that is expected of them. So it acts as a risk, right? And then the last one over here, failure to identify clearly the risk of scheme as distinct from the risk of market. दो बहुत अलग चीजें बच्चों. स्कीम का रिस्क और मार्केट का रिस्क. किसी एक खिलाड़ी का ठीक से नहीं खेल पाना और पूरी टीम का परफॉर्मेंस ठीक से नहीं जाना, इन दोनों में अंतर है. कोई एक खिलाड़ी ठीक से नहीं खेलता है तो शायद बाकी के 10 क्रिकेट के उस मैच में टीम को जिता सकते हैं, पर यदि पूरे के पूरे 11 ही ठीक से नहीं खेलेंगे तो टीम के परफॉर्मेंस पर ज्यादा बड़ा इंपैक्ट आएगा. स्कीम से जुड़े रिस्क अलग होते हैं क्योंकि स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती है. मार्केट एज अ होल से जुड़े हुए रिस्क अलग होते हैं. और अब इन सब का और ज्यादा क्लासिफिकेशन है अपने पास. अब अपन जब नीचे बढ़ रहे हैं ना तो यहां पर अपन और क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि मार्केट में जुड़ी चीजें क्या होती है. इन्फ्लेशन के रिस्क होते हैं, वोलेटिलिटी के रिस्क होते हैं, क्रेडिट का रिस्क होता है, कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क होता है. ये सब टर्म्स और आ रहे हैं. ये तो जनरल पॉइंट्स थे. प्लानिंग्स प्रॉपर नहीं हो पा रही है, फंड मैनेजर्स अकाउंटेबल नहीं है, टू मच एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन हो गया या टू मच ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन ब्लू चिप सिक्योरिटीज हो गया. ऑल दीज थिंग्स रिजल्ट्स इनटू risks on mutual funds. और ये risks in mutual funds are always present. ठीक है, ये यहां पर देख रहे हो आप. यहां पर एक ब्रॉडर सेंस में एक और क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिया कि हम इन्हें सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक रिस्क कह सकते हैं. सिस्टमैटिक that are more or less predictable, but unsystematic that may pop up any time, जिनका कोई प्रिडिक्शन हमारे पास नहीं होता है. और अब ये कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये देखो. आई हैव एन इमेज टू एक्सप्लेन यू. ये रिस्क हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सारे रिस्क हैं. ये बाजार का रिस्क है. कभी भी घट जाएगा, कभी भी बढ़ जाएगा. इंपैक्ट तो आएगा ना आपकी स्कीम पर भी. इंपैक्ट तो आएगा ना आपकी स्कीम पर भी. किसी दिन घर में खाना अच्छा बनाया मम्मी ने तो आपने 2 के बजाय 4 रोटी खा ली, और किसी दिन टिंडे की सब्जी बन गई तो हमने 1 रोटी मन मारकर खा ली. इनटेक कम ज्यादा हो गया ना आपका घर में बने खाने के अनुसार. तो मार्केट में रिस्क है. अगर मार्केट रिस्कियर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्कीम पर उसका इंपैक्ट पड़ता है. ठीक है. और दूसरी कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे बाजार में लिक्विडिटी कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन. देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ रिस्क. ऑल दीज पीपल सिटिंग ऑन द टेबल आर टॉकिंग अबाउट दैट रिस्क, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू पिक ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअली टू अंडरस्टैंड देम इन डिटेल. The systematic and unsystematic risk, and the first one is there for you on the screen. Volatility risk. क्या है मैम वोलैटिलिटी रिस्क, या क्या होता है वोलैटिलिटी का मतलब? तो वोलैटिलिटी इन द वेरी सिंपल सेंस मींस अनसर्टेनिटी बच्चों.
अनसर्टेनिटी यानी कि अप्स एंड डाउन्स बाजार में ये लगे रहते हैं। कभी भी बाजार ऊपर उठ रहा है, कभी भी बाजार नीचे गिर जाता है, कभी भी इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न का प्रतिशत बढ़ जाता है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न का प्रतिशत घट जाता है। So this is just like a situation of this man, as you can see, this is the picture that helps you to understand volatility का क्या मतलब है। तो ये नीचे देख रहे हैं ना आप, ये नीचे ना बहुत सारी शार्क्स हैं समुद्र में, और ऊपर एक रस्सी पर लटके हुए हैं आप, और हाथ में आपके वो पैसे का बैग, वो जो इन्वेस्टमेंट आपने करा। अब या तो ये रस्सी मजबूत होती है, या कभी कभी जैसा कि हम आमतौर पर पिक्चरों में देखते हैं कि ये मजबूत रहती है, पर कभी कभी ये कहीं से टूट जाती है, या आपका कोई दुश्मन किसी एक छोर से चक्कू लेकर के उस रस्सी को काटने का प्रयास करता है ताकि आप नीचे गिर जाए। मार्केट and the volatility in the market can be associated with some such sort of situations कि बाजार है, बाजार वो समुद्र की तरह है जहां पर बहुत सारी शार्क्स फैली हुई हैं। हमेशा ये भूखी नहीं है आपको खाने के लिए, यानी बाजार हमेशा गिर जाएगा ऐसी स्थिति नहीं है। कभी कभी आप पार भी लग जाओगे, बट आप डूब भी सकते हो, लेकिन पार लगोगे कि डूब जाओगे, ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, इनका रिस्क है। दे कैन बी अ रिस्क, द मैन in this picture will fall down और शार्क्स उसे खा जाएंगे। But there can be a chance कि वो रस्सी से पार निकल जाएगा और शार्क्स से बच जाएगा। तो ये अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं ना, इसे हम वोलैटिलिटी रिस्क कहते हैं। थिंग्स आर अनसर्टेन, व्हाट वी कैन डू इज जस्ट प्रेडिक्ट देम। हम सिर्फ प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने पूर्व के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए कैसे स्थिति से बचा जाए, हम सिर्फ ये प्लान कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ द कंसिक्वेंसेस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो समझे, पहला वोलैटिलिटी रिस्क क्या है? मार्केट के अप्स एंड डाउन्स, उसकी अनसर्टेनिटी इज ऑल अबाउट द वोलैटिलिटी रिस्क। गॉट दिस कॉन्सेप्ट? चल अब बढ़ो आगे और दूसरे रिस्क पर आओ। और ये जो दूसरा रिस्क आपके सामने आ रहा है बच्चों, ये रिस्क है क्रेडिट का रिस्क, विच मीन्स इशूअर ने, यानी वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने जो रिटर्न देने का आपको वादा करा है, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि वो आपको उतना रिटर्न ना दे पाए, वो फेल हो जाए, स्कीम फेल्स टू पे द प्रॉमिस्ड रिटर्न। क्योंकि सब चीजें भविष्य से जुड़ी है ना बच्चों। तो मैंने तो ये वादा कर दिया कि आज 10,000 रुपए दो और 6 महीने बाद इसके ऊपर मैं 1,000 रुपए का ब्याज दूंगी, बट 6 महीने बाद स्थिति क्या होगी मुझे क्या पता। और यदि ये पैसा आपने मेरे को 1 जनवरी 2020 को दिया था और मैंने ये वादा करा था कि 6 महीने बाद मैं आपको 1,000 रुपए 10,000 रुपए दूंगी, तो 200% चांस है कि शायद मैं वो वादा पूरा ना कर पाऊं। क्योंकि 1 जनवरी 2020 के बाद से सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, दुनिया के कई देशों में आगे आने वाले 2 महीने 3 महीने बाद लॉकडाउन्स लग गए, कोरोना वायरस आ गया, एक पेंडेमिक जिसके कारण दुनिया के सारे देश लॉकडाउन में चले गए, सारी ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटीज वो पुट ऑन एंड होल्ड, रोक लग गई। तो कैसे मिलता वो 1,000 रुपए का ब्याज जब इन 6 में से 4 महीने बिजनेस बंद था, ताला डला हुआ था। There is always that risk. On 1st of January 2020 when I took that money from you, I did not knew कि ऐसा संभव है कि 30 जून को मेरा देश लॉकडाउन में होगा। मैंने प्रेडिक्ट भी नहीं करी थी ये चीज। तो हाँ, कोरोना को लेकर के खबरें अखबारों में आना शुरू हो चुकी थी, चाइना में इसका इम्पैक्ट तो हमें दिसंबर 19 से ही देखने मिल गया था, बट हमने ये सोचा तक भी नहीं था कि दुनिया के सारे देश इसकी चपेट में आ जाएंगे। So that money that I had given to you on 1st of January 2020, on which I was expecting a return of 1,000 rupee, may be possible वो मुझे नहीं मिला। The risk of credit, the risk that the scheme does not perform as per the expectations owing to multitude of factors. बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं, ये मार्केट, ये इकोनॉमी का लॉकडाउन, ये तो एक छोटा एग्जाम्पल। आपसे लिया गया पैसा जहां निवेश करा है वो प्रोजेक्ट रिटर्न दे ही नहीं पाया। तो जब प्रोजेक्ट से रिटर्न नहीं मिला तो फिर मैं आपको रिटर्न कैसे दूंगी? मैं आपको रिटर्न कैसे दूंगी? भाई किसान ने उधार पर बीज खरीदे और फसल लगाई,
और खूब तेज बरसात पड़ गई या सूखा पड़ गया या ओलावृष्टि हो गई और सारी फसल तबाह हो गई। अब जो उधार पर उसने बीज खरीदे थे फसल लगाने के लिए, वो उस उधारी को नहीं चुका पाएगा, क्योंकि उसने तो ये सोचा था कि इस बीज से फसल बनाऊंगा, फसल लगाऊंगा, ये फसल बाजार में बेचूंगा, जब ये उग जाएगी पैसा आएगा और इस पैसे से उधार का पैसा चुका दूंगा। But there was a risk of that credit, the money that he took on credit to buy those seeds. Similarly, the money that was being taken from the investors in the name of the scheme, there can be a chance that the expected return may not be generated. पॉसिबिलिटी है कि जो रिटर्न प्रॉमिस करा गया था, वैसे ही जैसे ये भैया यहाँ पर हल्के नीले रंग के शर्ट में वो डार्क नीले रंग के सूटर पहने भैया को प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, मे बी पॉसिबल द इशूअर मे नॉट बी एबल टू पे बैक दैट अमाउंट, स्कीम मे नॉट बी एबल टू जनरेट। रिस्क है, क्या करोगे? ये डार्क नीले स्वेटर वाले भैया कोई कॉलर थोड़ी पकड़ सकते हैं इनकी, किनकी? ये लाइट नीले शर्ट वाले भैया की। That's the risk. And that's why we heard that in the very beginning when we started understanding mutual fund risks, that they are always subject to market risk. You cannot do anything. They are not in your hands. They are not in your hands. समझे इतना? ठीक है, चलो तीसरे रिस्क की तरफ आगे बढ़ो। और तीसरा रिस्क जो आप अपने सामने देख रहे हो वो है लिक्विडिटी रिस्क, जिसका ये मतलब होता है कि कभी कभी हम अपने द्वारा करे गए इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ नहीं कर पाते। अब आप ये सोचोगे मैम ये ऐसे कैसे होता है? ये ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती है ना, इनके जब अपन टाइप्स पर आएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, तब मैं आपको बताऊंगी। स्कीम्स यूजुअली दो तरह की होती है, एक होती है ओपन एंडेड और दूसरी होती है क्लोज एंडेड। अब ये जो ओपन एंडेड होती है ना बच्चों, इसका ये मतलब होता है इनका रिडेम्पशन कभी भी कर सकते, कभी भी। दे आर ओपन टू बी रिडीम्ड एनी टाइम। आज स्कीम खरीदी, पैसा लगाया, 15 दिन बाद बेच दिया, अपना पैसा निकाल लिया। ओपन एंडेड, कभी भी रिडेम्पशन हो सकता है, कभी भी आप इनका शोधन कर सकते हो, रिडेम्पशन। क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लोज एंडेड में ना एक फिक्स टाइम होता है और इनका रिडेम्पशन उस टाइम के बाद ही हो सकता है, उसके पहले नहीं होता। तो ये जो लिक्विडिटी है ना, ये उसमें फिर खत्म हो जाती है। कभी भी पैसा निकाल लेने की आजादी क्लोज एंडेड में है ही नहीं। एंड मेनी अ टाइम्स जब रिडेम्पशन का टाइम आता है तो उतना रिटर्न मिल ही नहीं पाता है, बिकॉज लिक्विडिटी या तरलता नहीं थी कि मैं पहले जब बाजार की स्थितियां अच्छी थी तभी अपने पैसे को निकाल लेती, मैं वो नहीं कर पाई क्योंकि मैंने क्लोज एंडेड स्कीम ली थी। तो ये लिक्विडिटी का रिस्क ना क्लोज एंडेड में ज्यादा रहता है, दैट आई कैन नॉट विड्रॉ माई मनी वेरी इजीली कि इधर लगाया उधर निकाल लिया, वो क्लोज एंडेड स्कीम में हो ही नहीं सकता। तो जब बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, तब मैं अपना पैसा निकाल ही नहीं पा रही हूं क्योंकि मैंने क्लोज एंडेड स्कीम लिया है। और जब रिडेम्पशन का टाइम आता है तब मार्केट कंडीशंस इतनी अच्छी है ही नहीं, तो मेरे को मेरा पैसा घट करके मिल रहा है। So this is a very big challenge to redeem my own investment without incurring a loss. Many a times loss हो जाता है मुझे, 10 रुपए की खरीदी गई चीज पे 9 रुपया मिलता है। So that is the liquidity risk, that I am not able to withdraw my own money whenever I want. But सिर्फ close ended, सिर्फ close ended में होगा, ये चीज याद रखना, क्योंकि open ended में तो आप कभी भी निकाल सकते हो, यहाँ liquidity risk नहीं होता। It's open for redemption at any point of time whenever you think. समझे बच्चे? क्लियर हुआ इतना? चलो अब चौथे पर आओ। चौथा रिस्क जो आप अपने सामने देख रहे हो वो इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है। और इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्फ्लेशन यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर पैसे का मूल्य घट जाता है, द वैल्यू ऑफ द मनी डिग्रेड्स। ये देखिए यहां पर तराजू में यही तो बता रही हूं मैं आपको, द वैल्यू ऑफ मनी डिग्रेड्स। पैसे की मूल्य घट जाती है, परचेजिंग पावर घट जाती है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, ये आप देख रहे हैं चाय के कप का प्राइस नहीं है ये, यहां पर हमारा बेसिकली मतलब होता है जो कमोडिटीज, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इकोनॉमी में मिल रही है ना, इन सब की प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन का यही तो मतलब है, हिंदी में इन्फ्लेशन को महंगाई कहते हैं। So the prices are shooting up like anything.
एंड ओइंग टू दिस वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज आवर परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर उसके अगेंस्ट गिर रहा है, पैसे की कीमत गिर रही है. अब ऐसी स्थिति में मैंने जब पैसा लगाया था तब इन्फ्लेशन था ही नहीं. जब मैंने पैसा लगाया तब ऐसी कोई स्थितियां नहीं थी. जब पैसा निकालने की बात आई तब बाजार में महंगाई दर बढ़ चुकी है और अब 100 रुपया की कीमत घट करके 50 रुपया हो चुकी है. पैसे की कीमत घट जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब महंगाई बढ़ती है. जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूं आपको. आज से 10 साल पहले शुद्ध देसी घी, 1 किलो शुद्ध देसी घी 200-250 रुपया में आ जाता था. आज ये 450 रुपए में आ रहा है. कीमत बढ़ गई ना. ये जो आप देख रहे हो यहां पर, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज हैव रेज्ड, हैव इंक्रीज्ड. और ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है पैसे का मूल्य कम हुआ. पहले आपको 1 किलो शुद्ध देसी घी 250 रुपए में मिलता था, अब 450 रुपए में मिलता है. यानी कि अब आपको अपने जेब से 200 रुपया ज्यादा लगाना पड़ रहा है, जिससे आप अदरवाइज कोई दूसरी चीज ले सकते थे. परचेजिंग पावर गिर गया, लूजिंग ऑफ द परचेजिंग पावर. अब पूरा 450 रुपया लगाना पड़ रहा है, जिससे मेरे को सिर्फ 1 किलो घी मिल रहा है. 10 साल पहले मैं 450 रुपए में 1 किलो घी के अलावा शायद 10 किलो आटा भी ले सकती थी और कुछ सब्जियां भी ले सकती थी. अब 450 रुपए में मेरे को सिर्फ और सिर्फ 1 किलो शुद्ध देसी घी मिलेगा. सब्जी आटे के लिए मेरे को अलग से खर्चा करना पड़ेगा. पैसे का मूल्य कम हो गया ना. म्यूचुअल फंड्स में इन्फ्लेशन रिस्क यही तो है बच्चों. जब आप पैसा लगा रहे हो उस समय में उस पैसे की जो कीमत है वो आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद थोड़ी रहेगी. टॉक अबाउट द इंडिया ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी. 2001, 2, 3, 4, 5 की अगर आप बात करें, 2001, 2, 3, 4, 5 की अगर आप बात करें तो उस समय में 1000 रुपया एक बड़ा अमाउंट होता था. आज 1000 रुपया पॉकेट मनी जब आपको मिलता है पापा से या मम्मी से महीने की शुरुआत में, तो शुरू के 5 दिन या 10 दिन में खत्म भी हो जाता है. 1 या 2 बार का आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराया और 1 बार का या 2 बार का महीने का रिचार्ज करा, पापा 1000 रुपया तो सिर्फ मोबाइल और पेट्रोल में ही खत्म हो जाता है. मैं दोस्तों के साथ पार्टी कैसे करूंगा. वहीं आपके पापा जब आपसे सुनते होंगे तो डेफिनेटली आपको एक डायलॉग जरूर चिपकाते होंगे कि भैया हमको तो 100 रुपया मिलता था अपनी पॉकेट मनी. और अगर अपने दादा दादी से पूछने जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे कि भैया हमको तो 50 रुपए भी अगर पॉकेट मनी के मिल गए तो बहुत खुश हो जाते थे. जब मैं अपने दादा दादी से पूछने जाती थी तो मुझे तो वो ये कहते थे कि हमें तो चाराना मिला करता था. 1 रुपया में 2 दोस्त पेट भर समोसा भी खा लेते थे और बाद में छोटी वाली ऑरेंज की गोली भी खा लेते थे मुंह मीठा करने के लिए. मैडम पगला रही हो, 1 रुपया में समोसा आता था क्या? था वो समय जब 1 रुपया में समोसा भी आ जाया करता था. अब तो 15 रुपए, 20 रुपया, 25 रुपया, 30-30 रुपया का समोसा आता. यानी 1000 रुपए की पॉकेट मनी में तो हम सिर्फ 2-3 बार का पेट्रोल भरा पाएंगे और अपना मोबाइल रिचार्ज करा पाएंगे. पापा दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए भी पैसे चाहिए और पॉकेट मनी बढ़ाओ. वैल्यू ऑफ मनी हैज डिग्रेडेड, राइट? तो आज से 10 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश करा था तो 10 साल पहले 1 लाख रुपए की कीमत ज्यादा थी बच्चों. 10 साल बाद उस 1 लाख रुपए की कीमत 1 लाख रुपया बची नहीं. हाँ, हाथ में 1 लाख रुपए है, पर जितनी चीजें आप उस 1 लाख रुपए से 10 साल पहले खरीद सकते थे वो आज थोड़ी खरीद सकते. परचेजिंग पावर खत्म हो जाती. और ये तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ है. ये हमेशा ये याद रखिए, पैसे की कीमत समय के साथ मोस्टली कम ही हुई है. बहुत कम ऐसा हुआ है कि ये बढ़ी है, क्योंकि इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है. So inflation risk is again one of the very prominent risks that I made an investment in a mutual fund scheme today. But when I get my principal along with the interest back after say some 5 years or 10 years, उस पैसे की उतनी कीमत है ही नहीं. ऐसा आएगा हाथ में, डेफिनेटली बढ़ के आएगा हाथ में. अगर क्रेडिट रिस्क नहीं रहा तो कुछ नहीं से कुछ तो आएगा बढ़ करके कि लाख रुपए पे अगर 10,000 रुपया भी ब्याज मिला तो बढ़ के आएगा. बट उस 1,10,000 पर जो 10 साल पहले खरीद सकते थे उतना 1,10,000 पे 10 साल बाद नहीं खरीद सकते. दैट इज द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन.
डिग्रेडेशन ऑफ योर परचेजिंग पावर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। समझ गए? क्लियर हो गया क्या इतना? चलो अब आते हैं अपन लास्ट रिस्क पर, और इस लास्ट रिस्क के बारे में जिसे मैं आपको बताना चाह रही हूं वो है रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन। लेट मी गिव यू अ चांस टू सी दिस फुल इमेज ऑन द स्क्रीन, और इसे देखते ही आपके दिमाग में कंसंट्रेशन रिस्क क्लियर हो चुका होगा। आई एम प्रिटी श्योर आप गेस कर चुके होंगे अब तक कि अरे मैम, इस आदमी ने तो अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में रख दिए हैं और अब जरा भी बैलेंस डगमग हुआ तो सारे के सारे अंडे गिर करके फूट सकते हैं। एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन करना भी बुरा है, हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ा था रिस्क के। बट डाइवर्सिफिकेशन नहीं करा जाए, बिल्कुल भी नहीं करा जाए, वो भी तो बुरा है, बिकॉज फिर वो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। अब अगर ये बास्केट ये भैया के हाथ से छूट गया तो क्या होगा? सारे अंडे गिर जाएंगे, मैक्सिमम गिर जाएंगे और फूट जाएंगे। वो देखो ना, इसलिए तो उधर वो मुर्गा और वो मुर्गी जो भी है वो भी बड़ा परेशान हो गया है, वो भी बड़ा हैरान होकर के देख रहे हैं कि ये कैसा करतब दिखाना चाह रहे हो आप, अगर ऐसा करोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा और सारा का सारा पैसा अगर एक ही स्कीम में लगा दिया और वही स्कीम डूब गई तो हाथ में कुछ नहीं बचना है। एक ही कंपनी में एक ही प्रोजेक्ट में सारा पैसा लगा दिया और अगर वो प्रोजेक्ट डूब गया तो हाथ में कुछ नहीं बचना है। दिस मीन्स वी नीड टू स्ट्राइक अ प्रॉपर बैलेंस बच्चों। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट में है तो ये डिसएडवांटेज में भी है। डिसएडवांटेज में ये तब है जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते ही नहीं हो और सारा का सारा पैसा एक ही जगह पे लगा देते हो। एडवांटेज ये तब है जब आप इसे उचित तरीके से विभाजित करके हर अलग अलग स्कीम में लगाते हो। अगर यहां पर इस व्यक्ति के पास ऐसे 4 और बास्केट होते और वो उन 4 बास्केट में इन एग्स को प्रॉपरली डिवाइड करके रख देता तो फिर ऐसी स्थिति में यदि एक बास्केट गिर भी जाता तो बाकी 3 का तो सेफ रहता। चलो 2 गिर जाते, सारे के सारे एक साथ कैसे गिर जाएंगे ना यार। बहुत रेयर चांस है इसके, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये सारे के सारे एक साथ गिर जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है ना, ये देखो यहाँ पे जो मैं इसका मीनिंग दी हूं, इन्वेस्टिंग एंटायरली इन जस्ट वन कंपनी स्टॉक often bears a substantial risk. Substantial यानी बहुत बड़ा हिस्सा of losing the capital if amidst bad market situation, if you're caught amidst the bad market situation. कि भाई अब ऐसी स्थिति में अगर बाजार बिगड़ गया तो आपके तो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा पैसा टूट जाएगा, क्योंकि आपने अलग अलग जगह लगाया ही नहीं था, एक ही जगह पे लगाया था। और जो अलग अलग जगह पर लगाया होता तो एक स्टॉक टूटता, एक कंपनी की वैल्यू डिग्रेड होती, एक कंपनी के स्टॉक में डाउनफॉल होता, बाकी में तो बच जाते, बाकी जगह तो इस नुकसान होने से बच जाता ना। समझ गए क्या इतना? ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑल द वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क जो कि म्यूचुअल फंड्स में होती है बच्चों। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इन जनरल फॉर्म, अगर हम स्पेसिफिक चलते हुए जितना अपन ने अभी पढ़ लिया है, अगर उसका एक क्विक रीकैप ले ले तो ये जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े थे, ये जितने भी पॉइंट्स यहां पर अपन ने पढ़े हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने को म्यूचुअल फंड के उन रिस्क के बारे में बता रहे हैं। ये चलो अपन इनको क्विकली हाईलाइट कर लेते हैं, और अरे भाई हम इसे क्विकली हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम ये समझ पाए। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखो, ये आ गया आपके सामने। ये सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें कि हमने म्यूचुअल फंड के बेसिक मेजर पॉइंट्स को कवर अप कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर अपन ने क्या करा है बच्चों, उसके बाद अपन नीचे बढ़ते गए और एक रिस्क को इंडिविजुअली उठाया। मार्केट की वोलेटिलिटी थी यानी अनसर्टेनिटी, तो उसके साथ साथ समय पर रिटर्न ना मिल पाना या रिटर्न नहीं मिल पाना यानी कि क्रेडिट का भी रिस्क था। ओपन एंडेड में तो नहीं बट क्लोज एंडेड में लिक्विडिटी का भी एक बड़ा रिस्क था कि पैसा समय पे नहीं निकाल सकते हैं। जब बाजार में फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट सिचुएशंस अच्छी हैं, तब पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। साथ ही साथ इन्फ्लेशन रिस्क यानी परचेजिंग पावर या वैल्यू ऑफ मनी का गिर जाना,
और आखिरी था आपका कंसंट्रेशन रिस्क, wherein you had invested all your money into one single stock, and if you do this, if the market is disturbed, if the market is in a bad situation, amidst मतलब बीच में, amidst जो word यहाँ use हुआ है, बीच में, if the market is in a bad situation and if that particular stock falls down, उस कंपनी की वैल्यू गिर जाती है जिसमें आपने पैसा लगाया, आपका सारा इन्वेस्टमेंट टूट जाएगा। जैसे यदि ये भैया जी के हाथ से बास्केट छूट गया तो सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे। So this is all about the risks that we wanted to discuss. यहां पर आकर के अब इस सेशन को अपन खत्म करेंगे। अब अपने को आगे पढ़ना है जहां म्यूचुअल फंड में कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और इसके स्कीम के क्या प्रकार हैं, इन सब चीजों पर जाएंगे। बट आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इन चीजों को उसके पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना है। आगे के कंसेप्ट के लिए मैं आपसे अगले सेशन में मिलूंगी। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।